केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की है जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनेंगे और न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखते हुए देश को आगे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज न्यूज की पाठशाला इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जिन पर लगेगी क्लास। चैप्टर नंबर 1 राजनीति शास्त्र की क्लास, FCRA। बार बार ये शब्द सुन रहे होंगे आप। सख्त कानून से इस देश में किसे दिक्कत है, सरल शब्दों में जवाबदेही और फंडिंग की पूरी ABCD आपको समझाने वाली हूं। और फिर उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 2 आंदोलन और सियासत की क्लास। झारखंड के रांची में छात्रों के आंदोलन को नतमस्तक होकर प्रणाम और सलाम कीजिए। 13वां दिन है, लेकिन मजाल कि उनके हौसलों में कोई कमी आई हो। आंदोलन जीवियों को भी कड़े संदेश देने वाला यह चैप्टर आपको दिखाएंगे। और फिर बात होगी पार्ट नंबर 3 सोशल मीडिया की क्लास। सवाल देश के कानून का है, क्या ऐसे में मेटा की माफी काफी है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शुद्धिकरण पर यह चैप्टर आप तक पहुंचाना जरूरी है। और फिर आएगा पार्ट नंबर 4 सोशल साइंस की क्लास। सुबह से आपने भी ये रील मेरे ख्याल से बहुत मर्तबा देख ली होगी। एक बेटी अपने बाप को आखिरी बार अलविदा कर रही है। उसकी चिता उसकी आंखों के सामने जल रही है, लेकिन उसे फिक्र खाने और नहाने की है। बेटी पूछ रही है और कितना टाइम लगेगा, और आंखों के सामने फोन के सामने वो चिता, वीडियो कॉल वाला संस्कार। अब यही है अंतिम सत्य। इस पर होगी क्लास। और फिर आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको दिखाएंगे एक ऐसा मंदिर जिसका स्तंभ हवा में लटका हुआ है। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान की झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई है। जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था आबान। उसी जगह पर यह हादसा हुआ जहां 2023 में भाई असद का एनकाउंटर हुआ था। संसद में गृह मंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष। राज्यसभा में सरकार और विपक्ष में जोरदार बहस। खरगे ने कहा हम चर्चा को तैयार, अमित शाह बयान दे। रिजिजू ने कहा सदन नहीं चलाना चाहता है विपक्ष। जंतर मंतर आंदोलन के बाद CJP का बड़ा ऐलान। सितंबर से देश भर में चलेगा बोलती पब्लिक अभियान। लोगों से उनकी समस्याएं और अपेक्षाएं जानेगी CJP। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर सस्पेंस बरकरार है। जिस ग्राउंड में राहुल का संवाद होना था उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई है। कांग्रेस कह रही है ये राहुल से डरते हैं। रेप मामले में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने सुनाया फैसला। 2 हफ्ते में तेजपाल को करना होगा सरेंडर। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी प्रहर और प्रहार भी। यूपी उत्तराखंड में जबरदस्त बरसात से उफान पर नदियां। बिहार और बंगाल में भी मानसून का सितम है। दिल्ली NCR में भी बारिश से पानी पानी। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब न्यूज की पाठशाला में NGO और विदेशी चंदे के रिश्ते की क्लास। जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, आप लोग रोज एक शब्द तो सुन ही रहे होंगे, FCRA, है ना? पहले यह बता दूं कि FCRA को लेकर आज क्या क्या हुआ है और उसके बाद इसका मतलब भी समझाएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह FCRA के मुद्दे पर ईसाई धर्म से जुड़े 10 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल से मिले। गृह मंत्री से मिलने आए लोगों ने नए विधेयक को लेकर अपनी टेंशन, अपनी चिंताएं सामने रखी। और उससे पहले मिजोरम के CM ललदोहोमा वो भी अमित शाह से मुलाकात करते हैं इसी मसले पर। क्यों?
क्योंकि मिजोरम में 87.1% आबादी ईसाइयों की है। अब ये क्यों मुलाकात हुई, आगे आंकड़ों से आप इस बात को समझेंगे। लेकिन ये जो मीटिंग है वो ऐसे वक्त में हुई जब संसद में FCRA संशोधन विधेयक आने वाला है और अमेरिकी सांसद रायले मूर इस विधेयक को लेकर टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर भारत ने नए विधेयक को कानून बना दिया तो फिर बायलैटरल प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी अमेरिका और भारत के रिश्तों में गड़बड़ी आ जाएगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ये गड़बड़ी क्यों आएगी? FCRA है क्या जिसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है? तो हुक्म, FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हिंदी में कहूं तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। FCRA वो कानून है जो विदेश से मिलने वाले पैसों को नियम में बांधता है। जिसकी जब मर्जी हो वो विदेश से पैसा दे दे, भाई जो पैसा देगा वही तो माहौल को चलाएगा। तो विदेश से जो पैसा आ रहा है उसका बही खाता क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस सब का ख्याल FCRA रखता है। और अगर कुछ गड़बड़ी हो तो अब जो संशोधन आने वाला है, अगर वो कानून में बदल जाता है तो ऐसा पुख्ता काम करेगा कि ये जो विदेशी ताकतें आप सुनते थे ना, जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो आप नेताओं के मुख से सुनेंगे इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। तो ये विदेशी ताकत होती क्या है? इसी को पकड़ के रखेगा FCRA का यह कानून। आ तो बहुत पहले गया था, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लूपहोल्स थे जिसको बदलना बहुत जरूरी था और उसी को कंट्रोल करने के लिए यह कानून बनाने का और कानून लाने का प्लान सरकार ने किया है। विदेश से भारत में जो भी पैसा आता है और जो भी पैसा भेजता है उसका हिसाब रखा जाता है कि उसने पैसा कितना भेजा, किसको भेजा और उस पैसे का इस्तेमाल किस काम में हुआ। ठीक है भाई, पहला तो किसने भेजा, दूसरा कहां भेजा, तीसरा क्यों भेजा। इस पर सरकार की निगरानी होती है और उसी निगरानी को आप कानून समझ लीजिए जिसका नाम है FCRA। ये एक तरह का चेक पोस्ट है। जैसे देश की सीमा पर होता है ना, आने जाने वाली हर चीज की जांच की जाती है, वैसे ही विदेश से आने वाले हर चंदे की भी जांच होती है। मान लीजिए किसी भारतीय NGO, ट्रस्ट, संस्था या फिर संगठन को अमेरिका से या ब्रिटेन से या कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क से किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति द्वारा पैसा मिलता है, तो वो पैसा क्यों मिल रहा है और कितना मिल रहा है और इस्तेमाल कैसे हो रहा है। आपने भी अपने आसपास बहुत सारे NGO देखे होंगे काम करने के लिए। कोई दवाइयों को बांटता है, कोई पेड़ लगाता है, कोई बच्चों को पढ़ाई करवाता है, कोई गरीबों का ख्याल रखता है, कोई पालतू जानवरों को खाना खिलाता है ना। कई ऐसे अलग अलग NGOs काम करते हैं। अब इनमें से कई तो चंदे से यहां पर इकट्ठा कर लेते हैं, कई लोगों को विदेश से पैसा मिलता है क्योंकि वहां अलग अलग मुल्कों में ऐसी खूब सारी संस्थाएं काम करती है। फिर वो ऐसे मुल्कों में अपना पैसा पहुंचाती है जहां पर इसकी जरूरत होती है। अब FCRA क्यों जरूरी है और क्यों FCRA से होकर इस सारे के सारे दान को गुजरना पड़ता है, ये चेक पोस्ट काम कैसे करता है, ये मैं आपको बता देती हूं जल्दी से। विदेशों से चंदा मंगवाने से पहले सबसे पहला उसूल यह है कि आपको FCRA का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो आपको विदेश से चंदा लेने के लिए लाइसेंस दे देगा। अब विदेश से पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसके लिए एक लाइसेंस होता है बाकायदा, और सिर्फ आप FCRA से जुड़े बैंक खाते में ही उस पैसे को ले सकते हैं। जिसका मन जब किया किसी भी खाते में डलवा दिया, ऐसा नहीं। एक बैंक है, उसी बैंक के उस FCRA खाते में आपको पैसा आएगा और आपको ये पैसा कहां खर्च करना है फिर आपको बताना होगा। हर साल के अंत में सरकार को उस पैसे का पूरा हिसाब आपको देना होगा। अगर आपने हिसाब गलत दिया
या पता लगा कि आपके हिसाब में कुछ गड़बड़ी है भैया, पेड़ लगाने के लिए पैसा दिया था लेकिन ये पैसा तो कहीं और चला गया, पोस्टर वोस्टर लगाने में चला गया या कुछ और काम में चला गया, तो फिर आपका FCRA लाइसेंस हो जाएगा रद्द। FCRA लाइसेंस रद्द हुआ मतलब ये कि पैसा बाहर से जो आपको आता था वो मिलना हो जाएगा बंद, यानी बैंक खाता वो FCRA वाला वो हो जाएगा सील हो जाएगा और फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्लियर? ये सब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की देखरेख में होता है, जिसका एक ही मकसद है। क्या मकसद है गृह मंत्रालय का? देश की सिक्योरिटी, संप्रभुता, इसको पुख्ता रखे, बाहरी ताकतें पर न फैलाने लगे अपने पैसों के दम पर, बाहरी पैसों का उपयोग भारत की सुरक्षा या राष्ट्र हितों के खिलाफ न होने पाए। और FCRA लाइसेंस NGO यानी गैर सरकारी संस्था बनाकर ही लिया जा सकता है। कौन सी संस्था? NGO, जिसके कामकाज पर सरकार का सीधा दखल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये गैर सरकारी संगठन होते हैं। ये सब करने की वजह है कई ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें यह दावा किया गया कि विदेशी चंदों का इस्तेमाल गैर कानूनी चीजों में, गलत चीजों में हो रहा है। और ये रिपोर्ट्स के कारण ही 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने विदेशी चंदों को सिस्टम में लाने के लिए पहली बार FCRA कानून लाया। इसके बाद भी कई सारे लूप होल्स निकाल कर विदेशी पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से होने की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचती रही। इसी को रोकने के लिए फिर क्या हुआ? मनमोहन सरकार ने साल 2010 में और फिर मोदी सरकार ने 2020 में FCRA कानून को और सख्त कर दिया। और इसकी वजह है भारत में रिकॉर्ड तोड़ NGO। कौन से तोड़ NGO? क्यों है रिकॉर्ड तोड़? बताऊं? चलिए बोर्ड बाबू को प्रणाम कीजिए भैया। NGO का आज आपको हिसाब बताऊंगी। अच्छा, एक तो बहुत मोहब्बत में देखते हैं ना लोग, मैम लिखती कैसे है, शिक्षा नहीं लिखने आता है। अरे 10,000 बार बता चुकी हूं। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करूं? है ये मेरा क्ष है, ये ऐसे ही आता है, ठीक है? ये मेरा शिक्षा क्ष बता रही हूं ना भैया। अब इस डंडे को कैसे अब चेंज कर ले? यही मेरा डंडा है, शिक्षा, ठीक है? नहीं, जाओ भैया कुल्फी खाओ। हाँ भाई, NGO का हिसाब दे दें। NGO का हिसाब क्या है? इस देश में कितने NGO है? कोई गैस कर सकता है? कितने NGO है? बताओ, जल्दी बताओ, कोई ऐसे ही। कितने? 30 लाख। 30 लाख NGO। अच्छा बताओ, टोटल स्कूल कितने होंगे? कोई बता सकता है टोटल स्कूल इस देश में कितने होंगे? 14,72,000 टोटल स्कूल है, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ टोटल अस्पताल कितने होंगे? 5-6 लाख। अस्पताल कम है? टोटल अस्पताल हमारे यहाँ है 7 लाख, ठीक है? यानी स्कूल, अस्पताल, इनसे ज्यादा क्या है? बताने का मतलब क्या था? यही था। हमारे यहाँ स्कूल कितने हैं? 14 लाख के आसपास। अस्पताल कितने हैं? 7 लाख के आसपास। लेकिन NGO कितने हैं? 30 लाख। और एक आंकड़ा और याद कर लीजिए। क्या है वो आंकड़ा? एक और आंकड़ा याद कर लीजिए। मान लीजिए 811 लोग हैं, उस पर है इस देश में एक डॉक्टर। 811 लोगों पर इस देश में एक डॉक्टर है, लेकिन 600 लोगों पर हुक्म एक क्या है? NGO।
डॉक्टर है 811 लोगों पर, लेकिन एक एनजीओ है 600 लोगों पर। कितने एनजीओ हो गए? आपको लग रहा होगा कि आखिर इतने एनजीओ क्यों? यही तो खेल है। इन एनजीओ में कई ऐसे हैं जो देश की तरक्की के खिलाफ भी दीवार बन जाते हैं और पता ही नहीं पड़ता। इशारा विदेशों से आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है मैडम, विदेशी चंदों के लिए तो पूरा फुल प्रूफ कानून है, फिर अब क्यों बदलाव करना चाहती है सरकार? दरअसल विदेश से जो चंदा आता है ना, उसी चंदे से आप स्कूल, ऑफिसेस, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अस्पताल, आश्रम बनाते हैं। मान लीजिए वो एनजीओ या वो संस्था बनाती है। अगर मान लीजिए उसने कोई गड़बड़ी की, तो जो पैसा आया उससे उसने बिल्डिंग बनाई। अब इस बिल्डिंग के रखरखाव के लिए भी तो वहीं से पैसा आएगा ना, कैसे बनाएगी? तो मान लीजिए गड़बड़ी की, तो उस बिल्डिंग को जो है कुछ टाइम के लिए सरकार लेगी। किसी एनजीओ ने अगर गड़बड़ी कर दी तो सरकार उस संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी। फिर उस संस्था की बनाई संपत्तियों की देखरेख कौन करेगा? मौजूदा कानून में इसको लेकर वैसे तो कोई नियम है नहीं, लेकिन अगर संशोधन हो जाता है तो सरकार क्या करेगी? प्राधिकरण बनाएगी, अथॉरिटी, जो रजिस्ट्रेशन रद्द होने वाली संस्थाओं की संपत्ति की फिर देखरेख करेगी। लेकिन बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी मान लीजिए कोई चर्च है तो वो चर्च ही रहेगा, अस्पताल है तो अस्पताल ही रहेगा। इस प्रावधान को ऑफिशियल भाषा में कहते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। एक और बदलाव होगा एफसीआरए कानून के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान को कम करने का प्रस्ताव है। पहले यह सजा होती थी 5 साल, अब हो जाएगी 1 साल, कम कर दी गई है। अब ये सुनने में सब तो ठीक ही लग रहा है कि अच्छा ठीक है, फिर तो हंगामा क्यों हो रहा है? देश के गृह मंत्री आखिर ईसाई धर्म गुरुओं से क्यों मिल रहे हैं? यह भी सवाल मन में उठ ही रहा होगा। दरअसल भारत में ईसाई मिशनरी कितनी है जानते हैं आप? बहुत सारी है। स्कूल कितने चलाती है? 55,000। करीब 1,000 हेल्थ केयर संस्था और अस्पताल भी इनके पास है। 14,455 संस्थाओं के पास एफसीआरए लाइसेंस है। इन संस्थाओं को 1 साल में कितना रुपया मिलता है? रुक जाइए, अभी स्लाइड नहीं बढ़ाइएगा, आगे बढ़ा दी। ये जो संस्थाएं मैंने आपको बताई ना, इनको पैसा विदेशों से मिलता है 22,000 करोड़। मतलब समझते हैं आप? 22,000 करोड़। 5 राज्यों का सालाना बजट 22,000 करोड़ से कम है। एक स्कूल की बिल्डिंग या एक अस्पताल 50 करोड़ रुपए में बन जाता है, तो 22,000 करोड़ से क्या क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। और बहुत काम किया जा रहा है मिशनरीज की तरफ से, बहुत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं। और इसीलिए इन सब मिशनरीज को इस बात की चिंता है कि मान लीजिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो सरकार तो हमारी संपत्ति ले लेगी। ये जो नए नियम आए, बदलाव अगर हो गए, विदेश से चंदा लेने वाले संस्थाओं को सबसे ज्यादा डर इसी चीज को लेकर सता रहा है। सरकार लाइसेंस रद्द करके उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी। इसीलिए विदेशी फंडिंग से चलने वाली ईसाई मिशनरियां और संस्था इस बदलाव के सबसे ज्यादा विरोध में है। गृह मंत्रालय का एक डेटा बताता है कि 2014 से 2023 के बीच भारत सरकार ने 407 एनजीओ को धार्मिक कामकाज के लिए विदेशों से चंदा लेने का लाइसेंस दिया। उनमें से 194 यानी लगभग 48% विदेशी चंदा, उसका जो लाइसेंस है वो ईसाई धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं को मिला। इसीलिए एफसीआरए में बदलाव वाले विधेयक को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी ईसाई धर्म से जुड़ी संस्थाओं के अंदर है। इसकी एक झलक तब भी दिखाई दी जब मई 2026 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत यात्रा की शुरुआत वॉशिंगटन से सीधे कोलकाता पहुंचकर की। रूबियो ने कोलकाता में मदर टेरेसा के मुख्यालय मदर हाउस का दौरा किया, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का हेड ऑफिस है। भारत और अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार था जब अमेरिका का कोई विदेश मंत्री मिशनरीज ऑफ चैरिटी गया हो। इस संस्था को जो है सिर्फ साल 2020 और 21 में ही, ये जहां पर गए थे रूबियो, इस संस्था को 2020-21 में केवल इसी साल में 75 करोड़ 19 लाख रुपए का विदेशी फंड मिला। अमेरिकी विदेशी मंत्री की यात्रा उस वक्त हो रही थी जब भारत में एफसीआरए कानून में बदलाव को लेकर चर्चा का बाजार बहुत गर्म था।
और अब तो अमेरिकी सांसद खुलकर कह रहे हैं। हालांकि जो अमेरिका हमें यह कानून बनाने का अधिकार और इस पर नसीहत दे रहा है, उसी अमेरिका ने आपको बता दूं ऐसे ही विदेशी चंदों पर बहुत सख्त कानून बनाया हुआ है। यह हमको तो ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका में 1938 से फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है। कब से है? 1938 से, जिसे शॉर्ट में फारा कहते हैं। इसके मुताबिक अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है, जेल भी होगी। और पिछले कुछ सालों में अमेरिकी न्याय विभाग ने इस कानून को बहुत सख्ती से लागू किया है। लॉबिंग करने वाली कंपनियां, सलाहकार, मीडिया संस्था और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई है जिन पर बिना जानकारी दिए किसी विदेशी सरकार के लिए काम करने का आरोप था। मतलब खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहने वाला देश विदेशी पैसों की एंट्री पर देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। भयंकर तरीके से इस पर काम किया जा रहा है और वो हमको इस बात को लेकर ज्ञान दे रहा है कि आप अगर ऐसे किसी कानून को लेकर आते हैं तो क्या होगा? दो देशों में बायलैटरल प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, वो क्या? ये देश किससे चलता है? संविधान से। सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद से। और वहां क्लियरली इस बात पर फैसला लिया जाएगा और इसकी शुरुआत सरकार ने कर भी दी है। किरण रिजिजू आज राहुल गांधी से बैठकर इस पूरे मसले पर बात करते हैं। सरकार बहुत सधे हुए कदम के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि उसे परिसीमन बिल भी लाना और महिलाओं वाला जो बिल है उस पर भी काम करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज की पाठशाला में। आंदोलन और सियासत की क्लास लेते हैं। झारखंड के रांची में जेपीएससी पेपर लीक के विरोध में छात्रों के आंदोलन का आज कौन सा दिन है? 13वां। लाइमलाइट में आने के लिए किसी भी आंदोलन को इससे ज्यादा दिन तो नहीं लगते हैं, है ना? दिल्ली का रामलीला मैदान याद दिलाऊं? अन्ना के आंदोलन ने सिर्फ 12 दिन में देश को हिला दिया था। अभी हाल में दिल्ली के जंतर मंतर वाला आंदोलन याद है ना? पहले दिन दीपके ने कदम रखा और क्या हुआ? सोशल मीडिया आ गए दिखाने लगा था। लेकिन रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे छात्रों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर गजब का सन्नाटा पसरा। वो अब धीरे धीरे इक्का दुक्का जाने लगे हैं। न्यूज की पाठशाला ने तो बहुतों को हर भाषा में समझा दिया है कि जाओ ना वहां पर, किसी ने रोका है? झारखंड के छात्रों ने अपने मंच पर बड़े बड़े आंदोलन जीवी चेहरों को रत्ती भर जगह नहीं दी है। झारखंड के छात्रों ने आंदोलन के नाम पर एजेंडा चलाने वाले आंदोलन जीवियों को धुतकार कर मंच से भगा दिया है। झारखंड में छात्रों ने राष्ट्र विरोधी आंदोलन जीवियों को एक्सपोज कर दिया है। झारखंड में छात्रों ने शरारती तत्वों को अपने मंच का दुरुपयोग नहीं करने दिया है और झारखंड में ही छात्रों ने अपने मंच को हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भड़ास निकालने का मंच नहीं बनने दिया है। और आज ही सरसंघचालक मोहन भागवत जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में एक बात कही। उन्होंने कहा सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन जरूरी है, आंदोलन भी संवाद का ही तरीका है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ और मुखालिफत करना आंदोलन नहीं हो सकता। सिस्टम में बदलाव यह आंदोलन है और यही झारखंड में इस वक्त दिखाई दे रहा है। इतना मर्यादित, इतना संयमित, इतना सैद्धांतिक आंदोलन बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं। इसीलिए पूरा देश इस वक्त नतमस्तक है इन बच्चों के आगे। हम नजीर दे सकते हैं कि आंदोलन हो तो ऐसा हो। आज हम झारखंड के युवाओं और छात्रों के अनुशासन को देखकर नतमस्तक है। जिस दौर में आंदोलन का मतलब हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना समझ लिया गया हो, उस दौर में इन छात्रों ने मर्यादा और संयम की ऐसी नई परिभाषा लिखी है जिसने विरोध प्रदर्शन के पूरे व्याकरण को बदल कर रख दिया है। इसीलिए आंदोलन मौजूदा वक्त में सत्याग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। अतिशयोक्ति नहीं है। आंदोलन में शामिल युवाओं ने, अक्सर क्या होता है युवा के लिए हम क्या कहते हैं, जोश में क्या खो बैठते हैं, होश। लेकिन इन युवाओं ने न सिर्फ जोश
बल्कि होश का भी परिचय दिया है। इन छात्रों की आप बातें सुनेंगे, इनके तर्क सुनेंगे, इनकी भावनाएं जानेंगे ना, तो इनके कायल हो जाएंगे। इनकी सोच, इनका आचार, इनका व्यवहार संवैधानिक दायरे की लक्ष्मण रेखा के भीतर इस खूबसूरती से सिमटा हुआ है कि आप इनके कसीदे पढ़ते ना थके। इनके आंदोलन सामाजिक अनुशासन के वैचारिक बंधन से बंधा हुआ आंदोलन है। हजारों लाखों की भीड़ होने के बावजूद रांची में ना हल्ला है, ना हंगामा है, ना सड़कें जाम है, ना हिंसा का डर है। इन छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला, फ्लैश लाइट मार्च किया, तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन कोई एक शख्स आगे आ जाए और कहे कि हमें दिक्कत हो रही है। कोई एक शख्स आ जाए और कहे कि कानून व्यवस्था को इन्होंने हिला दिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई। इसीलिए अब हम झारखंड के छात्रों को सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहां वो डफली की थाप पर कोई अधेड़ उम्र की महिला आकर भारत माता का पति नहीं ढूंढ रही है, या संसद भवन उखाड़ने और भारत को नेपाल बनाने की कोई धमकी नहीं दे रहा है। यहां देश के लिए जान देने की कस्में खाई जा रही। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और एक ये प्रोटेस्ट था जहां पर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले तो ये देश छोड़ के चला जाऊंगा, पता नहीं क्या। अब कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि झारखंड और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में फर्क है। यस मिस्टर तिवारी, फर्क तो है। फर्क यह है कि झारखंड के छात्र सत्याग्रह कर रहे हैं, शरारत नहीं। झारखंड के छात्र पेपर लीक का सलूशन ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं। इन छात्रों की मांगे आप देख लीजिए। 2019 के बाद की सभी विवादित परीक्षाएं जो भर्तियां हुई हैं JSSC की, वो तत्काल रद्द कर दी जाए, यही मांग कर रहे हैं। पेपर लीक की CBI और ED से संयुक्त जांच कराई जाए। संबंधित एजेंसियां, अधिकारी और दलालों पर कानूनी कार्रवाई हो। कैटेगरी वाइज कट ऑफ, OMR कॉपी और रिस्पॉन्स शीट सार्वजनिक की जाए। UPSC की तरह 3 वर्षीय स्थायी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाए। यही तो मांग कर रहे हैं, और इस मांग में क्या बुराई है, आप मुझे ये बताइए। इन छात्रों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो नहीं मांगा। इन छात्रों ने झारखंड के CM का इस्तीफा तो नहीं मांगा। हालांकि अभी खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि इस्तीफा दिया जाए। समाधान होगा सिस्टम के रिफॉर्म से। पेपर लीक के कारणों को पता करके उसे खत्म करने से समाधान होगा। परीक्षा का फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाने से समाधान होगा। इसीलिए आंदोलनकारी छात्र आंदोलन जीवियों से बहुत चौकन्ने हैं, ताकि ना उन्हें आंदोलन की दिशा बदलने का मौका मिले और ना ही चाल चरित्र और चेहरा। देखिए, हम लोग अपने तरफ से तो सारा प्रयास कर रहे हैं। इसमें ना कोई धर्म की बात करते हैं, ना कोई जाति की बात करते हैं, और ना हम लोग ऐसा कोई कंट्रोवर्सी बयान देते हैं जिससे लोगों के दिल में आहत हो। बस हम लोग अपनी शांतिपूर्ण तरीके से एक मांग को मंगवाने का प्रयास करें, जो लोकतांत्रिक ढंग से हो। जो लोग अगर इसमें घुस के खराब करना चाहते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? नहीं, मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ कि यदि आप इस उद्देश्य से आ रहे हैं ना, तो यदि आपकी आइडेंटिफाई की गई तो ये कमेटी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज से 2 दिन पहले यानी 4 अगस्त को CM हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। आज जब देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर बैठे हैं, तब उनके पास एक तस्वीर है शिबू सोरेन की। इस तस्वीर के बहुत माने हैं, क्योंकि परीक्षा में धांधली के खिलाफ शिबू सोरेन ने कड़ा एक्शन लिया था। उनके बेटे अभी सत्ता में हैं। ये चाहते तो 10 तरीके की, ये जो यहाँ गंदी गंदी भद्दी भद्दी भाषा में गालियां दी गई थी, नहीं दे सकते थे। किसी ने रोका था? इनकी जुबान पर ताला लगाया था किसी ने? लेकिन महानता देखिए इन छात्रों की। बगल में शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर बैठे। एक कहानी याद आती है, मामला 2008 का है, जब दिशोम गुरु यानी समाज के गुरु माने जाने वाले शिबू सोरेन झारखंड के CM हुआ करते थे। उस वक्त JPSC एग्जाम के रिजल्ट में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई। आरोप लगा कि JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद और बाकी सदस्यों ने मिलकर अयोग्य उम्मीदवारों, रिश्तेदारों, रसूखदारों के बच्चों को नौकरी बांट दी। तब शिबू सोरेन ने JPSC धांधली की जांच
विजिलेंस डिपार्टमेंट से करवाई और उसका नतीजा यह हुआ कि दिलीप प्रसाद और कई सारे सदस्यों को जेल जाना पड़ा। धांधली से नौकरी पाने वाले डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी समेत दर्जनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। आंकड़ा कुछ 35 लोगों का है। इसीलिए आंदोलनकारी छात्र हेमंत सोरेन सरकार को चेता रहे हैं, एक्शन लीजिए, नहीं तो अगले चुनाव में जनता कुर्सी छीन लेगी। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक है साहब वो हमको दे दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आज के हम युवा जेनजी हैं, आपको जिस गद्दी पर बैठाए वहाँ से लास्ट में आपको उतरना पड़ेगा, और नहीं उतरिएगा तो सारी जनता मिलकर आपको उतार फेंकेंगे। और हमारा जो हक है हम लेंगे, क्योंकि हम यहाँ मेहनत करते हैं सर, दिन रात। भाषा तो देखिए आप नहीं कीजिएगा, आप नहीं दीजिएगा, आप ये नहीं करेंगे या नहीं कीजिएगा तो फिर आपको गद्दी से उखाड़ दिया जाएगा। जेपीएससी छात्र आंदोलन में एक छात्र हमें ऐसा मिला जो रैपिडो राइडर है, जोमैटो पर डिलीवरी भी करता है और दिन भर काम करने के बाद रात में परीक्षा की तैयारी करता है। आज उस छात्र की आंखों में आंसू दिखे, सिस्टम से उसके इमोशनल सवाल झारखंड की मौजूदा शिक्षा नीति को हिलाकर रख देते हैं। आप सुनिए। मैं पार्ट टाइम रैपिडो करता हूँ, जोमेटो भी करता हूँ, उसी से फुल टाइम करके कुछ पैसे बचा के उससे स्टडी भी करता हूँ और कुछ पैसे बचा के मैं घर बेचता हूँ। उसी पैसे रूम का घर चलाता हूँ, क्योंकि यहाँ से रामगढ़ मेरा घर, अपना घर यहाँ तो है नहीं। जो पैसा बचता है उसी से स्टडी करता हूँ। उसके बाद फिर मतलब पूरा फुल टाइम 8-9 घंटे पहले जॉब करता हूँ, उसके बाद फिर रात में स्टडी करता हूँ, फिर 4 घंटे सोता हूँ। हम लोग का फैमिली अफोर्ड नहीं करती इतने पैसा जितने खर्च क्लासेस करने में होते हैं, खुद से करना होता है। उसके बाद वेज पेपर लीक हो जा रहे हैं, ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी चलेगा। ये बहुत अंदर से गंदा फील होता है। मिडिल क्लास फैमिली में होना क्या खराब बात है क्या? मतलब यहाँ पे जो अमीर है वो अच्छे हैं, जो गरीब है वो दबते जा रहे हैं। हम बोला जाता है झारखंड हाई रहा है, सोना झारखंड, झारखंड में सोना है, यहाँ पर बॉक्साइट, कोयला, हर चीज है, लेकिन झारखंडी लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। कलेजा कांप जाए आप इस युवा की बात सुने तो। झारखंड में बार बार पेपर लीक होने से लाखों का मनोबल टूट रहा है, और जब मनोबल टूटता है तब छात्र डिप्रेशन में आकर खतरनाक फैसला ले लेते हैं। एक छात्रा का दर्द सुनाती। काश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस छात्रा के दर्द को समझ पाते, इसकी डबडबाई आंखों में उठते सवालों को देख पाते। सर हमारा मनोबल टूट जाता है। हम लोग मतलब लिटरली मैं जिस रात को रिजल्ट आया था 12 बजे रिजल्ट दिया था ये लोग, 2 जुलाई का 12 बजे। मैं नाइट पर्सन हूँ तो 2-3 बजे सोती हूँ पढ़ के, और जैसे रिजल्ट देखी रात भर में रोई, रात भर मुझे नींद आया। मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रही थी कि मैं उस रात नहीं सोई, क्योंकि सुबह उठ के सबको बताना पड़ेगा कि मेरे लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब कितना बार बताऊं कि मेरे लिस्ट में नाम नहीं है, कितना बार? आप एक तो बहुत कम चांस होता है कि हम लोग यहाँ हम लोग हमारा गवर्नमेंट जॉब हो। इतना कम चांस में भी अगर घोटाला हो। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है ना। झारखंड में अब पेपर लीक और धांधली की इंतहा हो चुकी है, और इसीलिए अब आंदोलन ही छात्रों का आखिरी अस्त्र है, और आंदोलन से इस देश को कभी परहेज नहीं रहा है। इस आंदोलन का चेहरा कौन बने हैं? देवेंद्र नाथ महतो। और इस वक्त न्यूज की पाठशाला में देवेंद्र नाथ महतो सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महतो जी आपका। आप 5 दिनों से अमरण अनशन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन मकसद क्या है आपका? आप झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं या रिफॉर्म चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ। एक ऐसा व्यवस्था जिसमें ना पेपर लीक, ना धांधली, ना पैरवी, सब कुछ असंभव हो, और तभी जाकर के यहाँ के युवाओं को न्याय मिल पाएगा। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन महतो जी,
कांग्रेस ये कह रही है कि जंतर मंतर और रांची के प्रोटेस्ट में फर्क है। आप कितना सहमत हैं उनकी इन बातों से? जी फर्क है, लेकिन दिल्ली वाला जो मामला था उससे ज़्यादा गंभीर और सेंसिटिव मामला रांची वाला है। वहाँ एक पेपर लीक का मामला था, यहाँ कई पेपर लीक का मामला है। अगर ईमानदारी पूर्वक जांच किया जाए तो सभी पार्टी के बड़े चेहरा सामने आने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पिछले 26 सालों से हर एक परीक्षा पर पेपर लीक है। मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ 100 पूर्णांक में 122 नंबर दी गई है। यहाँ क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स को भी मेरिट में जोड़ा गया है। यहाँ घर पर नेपाल में, बेंगलोर में, हैदराबाद में बैठ के कॉपी भरते हैं और यहाँ आयोग में जमा करते हैं। 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हुई है, लेकिन अभी तक कोर्ट में ट्रायल्स नहीं हुआ है। सीबीआई ने यहाँ कई परीक्षाओं पर चार्जशीट फाइल किया है और झारखंड के मैक्सिमम सचिव लेवल के अधिकारी आज सीबीआई के कटघरे में हैं और वह बेल पर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही ये झारखंड चौपट नहीं हुआ है। मैं आपको सुन रही हूँ, आप बात भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। देवेंद्र भाई, ये अनशन कब तक आप जारी रखेंगे? आपकी सेहत की हमें फिक्र है। आप कौन सी मांग है जिसे अगर सरकार मान लेती है तो ये अनशन खत्म कर देंगे? मैं सरकार से जो मेरा डिमांड है वो 2 कैटेगरी में है। एक अर्जेंटली और दूसरा टाइम टेकिंग। अर्जेंटली डिमांड में है कि जो परीक्षाओं में विवाद है, जो TDPL ब्लैक लिस्टेड एजेंसी द्वारा ली गई है और जिसमें अभय तिवारी संलिप्त है, वो सारे एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। ये मेरा अर्जेंटली मेरा डिमांड है। और जब तक मेरा ये अर्जेंटली डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मैं अपना भूख हड़ताल को नहीं तोड़ूंगा, चाहे क्यों ना मेरे ये सफ़ेद चादर कफन में बदल जाए। मैं इसको भी स्वीकार कर लूंगा। नहीं देवेंद्र जी, लेकिन बार बार नहीं लड़ूंगा। नहीं देवेंद्र जी, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई भी अनहोनी हो। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। एक और बात जिसकी आज हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, आंदोलन जीवी शब्द तो आपने सुना ही होगा। आंदोलन में आपने उनको घुसने ही नहीं दिया है। CJP के मंच का तो इस्तेमाल हो गया था इन आंदोलन जीवियों की तरफ से। आप लोग फिल्टर कैसे कर रहे हैं? आपके आंदोलन में ये घुस नहीं पा रहे हैं। आंदोलन की मर्यादा भी आप लोगों ने बनाए रखी हुई है, कैसे? देखिए, पहली बात तो हम लोग बहुत अनुशासित हैं और झारखंड प्रदेश जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, झरना का प्रदेश है, जो हमें संयम सिखाती है, जो हमें धैर्य सिखाती है, जो हमें अनुशासन सिखाती है। और वैसे लोगों को जब कभी भी उस तरह का लगता है कि कोई लोग वैसा है, तो सबसे पहले तुरंत हम लोग उसको अपने मैदान से बाहर करते हैं। तो कभी हम लोग इसका शुरुआत पनपने ही नहीं दिए कि आज इतना देश स्तर का एक केंद्र बिंदु बन गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता, अमर्यादित भाषा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासन तरीके से हम लोग ये चूँकि सत्याग्रह से शुरुआत किए हैं। यह आंदोलन बापू वाटिका, बापू महात्मा गांधी के चरण कमल से शुरुआत किए हैं। देवेंद्र भाई, मतलब सच में जितना कहें उतना कम है इस आंदोलन के बारे में। हमने खुद कहा कि क्या चरित्र रहा है इस आंदोलन का, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस लड़ाई के दौरान देवेंद्र भाई आपने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा जब अपनी माँ और जिम्मेदारी में आपको चुनना पड़ा होगा। छठी JPSC में भी इसी तरह की गड़बड़ी और धांधली की गई थी, जिस पर मैं 60 दिन इसी तरह सत्याग्रह में बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ मेरा माँ का तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस था
एक तरफ कई दिनों से मैं युवाओं का आवाज़ बन करके 60 दिनों से सत्याग्रह में था, और दूसरी तरफ मेरा माँ सीरियस थी। मेरा धर्म संकट था कि अगर हम सत्याग्रह से चले जाते तो लाखों युवाओं का आवाज़ थम जाती। हम इसको छोड़े या जो मेरा माँ जन्म दी है मैं उसका सेवा करूं, और मैं युवाओं के आवाज़ के साथ रहा, और मेरा माँ हमको छोड़ करके चल गई। यानी कि जेपीएससी सुधार के आंदोलन में मैंने अपना माँ को खोया है, और तब से मैं विचलित रहता हूँ कि मैं अपना माँ को आंदोलन से खोया हूँ, और जेपीएससी का सिस्टम को भी सुधार नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा आत्मा से एक आवाज़ हमेशा आती है कि जब तक मैं ये सड़ी जेपीएससी की व्यवस्था को नहीं सुधारूंगा तब तक मेरा माँ का दिवंगत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये हमको रोना आता है, आँख में आंसू आ जाता है अगर मेरा माँ को मैं याद करता हूँ तो। किसी भी पुत्र के लिए इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती देवेंद्र भाई, मैं ये बात समझ सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आपको अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है। न्यूज़ की पाठशाला में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आवाज़ अगर देश भर में गूंज रही है तो आप सबों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया महतो जी। देवेंद्र जी, ये आवाज़ पूरे देश में इनकी गूंजनी चाहिए, क्योंकि इस आवाज़ में हमने अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास महसूस किया है, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता महसूस की है, और कुल मिलाकर एक ऐसे आंदोलन की छवि देखी है जो लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि उसे मजबूत करती है। हमारी पाठशाला चाहती है महतो भाई कि आपकी आवाज कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे, और वहां ऊपर बैठे तमाम लोग जो बात तो करते हैं छात्रों की गूंज होगी, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है जब आप बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब पाठशाला में आगे बढ़ेंगे, और ये जो पाठशाला की अगली क्लास है भाई, इसके लिए तो आपको वो कहते हैं ना मजबूती के साथ भावनाओं पर काबू करते हुए इस खबर को सुनना होगा। इनफैक्ट मुझे पढ़ना भी होगा। रिश्तों के अंतिम संस्कार की ऐसी क्लास जिसे देखकर सिर्फ आंखें नहीं आत्मा भी सन्न रह जाती है। एक बेटी ने वीडियो कॉल पर अपने पिता का ऐसा अंतिम संस्कार करवाया कि पूरे देश में वो वायरल हो गया। जिस देश की संस्कृति मातृदेवो भव पितृदेवो भव का संदेश देती है, जहां माता पिता को साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है, वहां एक पिता वृद्धाश्रम में अपनी तीनों बेटियों के इंतजार में दम तोड़ देता है, और अंतिम संस्कार की रस्म वीडियो कॉल के सहारे पूरी की जाती है। अरे समाज, कोई शर्म कोई लज्जा बची है कि नहीं बची है? संवेदना ऑफलाइन हो गई है, औपचारिकता ऑनलाइन हो गई है। इस वीडियो को देखकर देश भर में लोग ये चर्चा कर रहे हैं, क्या बेटियों के पास इतना भी समय नहीं था कि जिस बाप ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया उसकी अंतिम यात्रा में 2 कदम साथ चल ले? और सबसे मुश्किल बात ये कि ये पिता पिछले 20 दिनों से अपनी तीनों बेटियों का इंतजार कर रहा था, इस उम्मीद में कि मेरी बिटिया आएगी, मेरी बेटी आएगी, मेरे सर पर हाथ रखकर शायद ये पूछ जाएगी, बाबा ठीक तो हो, बाबा सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ आखिरी बार बेटियां आ जाएंगी तो 2 बातें कर देगी, मैं अपनी दिल का कह दूंगा, उनके दिल की सुन लूंगा। लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई टाल मटोल, और कल ये इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि पिता ने उम्मीद और दुनिया दोनों छोड़ दी, और इसके बाद डिजिटल तकनीक ने अपना कमाल दिखाया। वाह बेटी वाह,
बाप बड़ा फख्र कर रहा होगा तुम पर। बेटी ने वीडियो कॉल लगाया और स्क्रीन पर अपने बाप की जलती हुई चिता को देख लिया। बेटी ने अंतिम संस्कार के दर्शन की रस्म अदायगी भी कर दी और अपने पिता से रिश्ते का अंतिम अध्याय इंटरनेट के भरोसे पूरा हो गया। महाराष्ट्र के रहने वाले 74 साल के शिवचरण गुप्ता पिछले 3 साल से हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। इनकी 3 बेटियां हैं, मुंबई, यूपी के आजमगढ़ और नेपाल में रहती है, लेकिन किसी ने भी पिता के अंतिम दर्शन करने की जहमत नहीं उठाई, बिजी थी। सिर्फ वृद्धाश्रम को 5100 रुपए ऑनलाइन भेजकर अंतिम संस्कार जरूर करवा दिया। वाह बेटा वाह, बाप फख्र कर रहा होगा। पहली नजर में यह वीडियो आपको एक परिवार का पर्सनल मैटर, एक पिता पुत्री का निजी मामला लग सकता है, लेकिन यह कोई निजी मामला नहीं है हुक्म। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि मां बाप को भगवान मानने वाले देश में बुजुर्गों की एक सच्चाई इतनी भयानक है कि शर्म से आप सबका और हमारा सर झुक जाना चाहिए। जिन मां बाप को भगवान से बढ़कर माना जाता था, आज वही उम्र के आखिरी पड़ाव पर इतने अनावश्यक और निरर्थक बन गए हैं कि फोन से आप उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। इस देश में हम उस श्रवण कुमार की कहानी सुनते हैं जिसने अपने नेत्रहीन मां बाप को कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी, और आज ऐसी बेटियों को भी देखना पड़ रहा है जो ऑनलाइन अंतिम यात्रा करवा रही है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप अंतिम संस्कार के दौरान बेटी की संवेदना से भरा वो बयान सुनिएगा जिसमें वो ये पूछ रही है, और कितना टाइम लगेगा? आना पड़ेगा? हाँ मैं देखती हूँ, बताती हूँ। अभी तो सिर्फ संस्कार हुआ है। वहां से एक पंडित बोलते हैं तो कह रहे हैं और कितना टाइम लगेगा? उफ। इस वीडियो में एक बात शायद आपने नोटिस कर ली होगी। जो बेटी वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देख रही है, उसने अपने माथे पर तिलक और कंठ पर चंदन लगा रखा है। पहली नजर में यह तस्वीर किसी गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक लगती है, लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि क्या इतना धार्मिक होकर भी इतना संवेदनहीन हुआ जा सकता है, ये जानते हुए कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे आसान रास्ता माँ बाप की सेवा से होकर जाता है। माँ बाप जीवन की वो अमूल्य धरोहर है जिनका कोई विकल्प नहीं होता। ये धन बेकार, ये पद बेकार, ये प्रतिष्ठा बेकार, दुनिया के सारे रिश्ते दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन जिस माँ की कोख से आए हो और जिस बाप की उंगली पकड़कर चल रहे हो वो दोबारा नहीं मिलेंगे। पूरी जिंदगी सिर्फ उनकी याद भर आपके पास रहेगी। लेकिन दुख और चिंता की बात यह है कि ऐसे लोग अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? अगर इस महिला का बच्चा होगा या बच्ची होगी तो वो क्या सीख रहा होगा? क्या ये महिला अपने लिए अपना काला फ्यूचर और भविष्य नहीं तैयार कर रही है? हमारे देश में बुजुर्गों का ये हाल किसी एक घर, एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं है। देश भर में ऐसे लाखों माँ बाप हैं जो अपनी संतान की वजह से संताप झेल रहे हैं। आंकड़ा दूं मैं आपको, तैयार हैं आप? भारत में अभी करीब 15 करोड़ बुजुर्ग आबादी मौजूद है, जो अगले 10 साल में बढ़कर 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अभी करीब 47% यानी 7 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग अपने बच्चों पर निर्भर है, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। सब आप पर लुटा दिया, मत भूलिएगा। इसके अलावा 4 करोड़ 70 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी पेंशन या कमाई के दूसरे साधनों पर थोड़ा बहुत निर्भर है। बुजुर्गों की बिगड़ती हालत को जानने के लिए कुछ साल पहले 5000 बुजुर्ग लोगों पर एक सर्वे किया गया, जिसमें 70% बुजुर्गों ने यह माना है कि उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। सम्मान से जीने की उम्मीद में 36% बुजुर्गों ने कहा कि वो बुढ़ापे में भी काम करना चाहते हैं। 40% बुजुर्गों ने कहा कि वो जब तक हो सके काम करना चाहेंगे ताकि अपने परिवार में सम्मान के साथ जी सके।
एक सर्वे के मुताबिक देश भर के 40% बुजुर्ग अपने परिवार के व्यवहार के चलते डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने कभी बात की है उनसे? और जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? कभी देखा है? कभी महसूस किया है? सबसे परेशानी की बात यह है कि देश के करीब 4 करोड़ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस सर्वे में 10% बुजुर्गों ने माना है कि उनके बेटे और बहू ने उनके साथ मारपीट तक की है। क्या समाज बना रहे हैं हम लोग? इस तरह के आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या इन लोगों के लिए माँ बाप अब कोई पुराना फर्नीचर हो गए हैं जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा और अधिकार देने के लिए सरकार ने कुछ सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। हमारे प्यारे बुजुर्ग इतने मासूम हैं, उनको लगता है कोई बात नहीं, 2-4 खा लूं अपने बच्चे की तो, लेकिन बाहर मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरे बहू की बदनामी ना होने पाए। देश भर में 6500 बुजुर्गों पर हुए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि 70% बुजुर्ग अपने बच्चों के अत्याचार को सहन कर रहे हैं। 70%। सिर्फ 30% ही कानूनी रास्ता इसमें से अपना पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी भारत में बहुत से बुजुर्ग लोक लाज के डर से अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं। मेरा ही बच्चा है, गुस्सा आ गया होगा, मुझ में ही कोई कमी होगी, हे भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता, जैसी बातें ये बुजुर्ग सोचने पर मजबूर हो जाते। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने ही बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो परिवार का नाम खराब होगा। कानूनी जानकारी ना होने की वजह से भी बहुत सारे बुजुर्ग चुपचाप अपमान सहते रहते हैं। जो लोग अपने माँ बाप को बोझ समझकर उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए सरकार ने कानून और डंडे की व्यवस्था की है। बुजुर्ग माँ बाप को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के लिए देश में 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट आ गया। आमतौर पर बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, इसके बाद बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते। इस सिचुएशन में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन एक्ट की मदद ले सकते हैं। इसमें पहली शिकायत पुलिस को, दूसरी शिकायत स्पेशल ट्रिब्यूनल को होगी। बच्चों और संबंधियों को ट्रिब्यूनल के आदेश के 30 दिन के अंदर भरण पोषण की राशि चुकानी पड़ेगी। माँ बाप को छोड़ने पर 3 महीने की सजा या 5000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, वो आपके साथ नहीं रहते हैं, इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि माँ बाप आपके साथ रहे। वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, उन्होंने आपका तब ख्याल रखा जब उनके जेब में एक कौड़ी नहीं हुआ करती थी, और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल रखें। और यह आपसे विनम्र निवेदन भी है और यह आपका कर्तव्य भी है। न्यूज की पाठशाला में अब हमारा सेगमेंट सोचा है कभी कि 16वीं सदी के मंदिर का एक विशाल पत्थर का खंबा हवा में कैसे झूल सकता है। जगह है आंध्र प्रदेश, जिला है अनंतपुर, मंदिर है लेपाक्षी। इस मंदिर में कुल 70 पत्थर के खंबे हैं। इनमें से एक खंबा ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं। आधा इंच हवा में लटका हुआ यह खंबा आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि इसे हैंगिंग पिलर, आकाश स्तंभ लोग कहते हैं। यह प्राचीन भारतीय सिविल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। देखिए, ज्यादातर क्या होता है, किसी भी इमारत में खंभों का काम छत के भार या लोड को नीचे जमीन तक पहुंचाना होता है, झेलना होता है उस लोड को। लेकिन लेपाक्षी के इस खंबे में यह सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है। यह खंबा जमीन पर वजन डालने की बजाय छत की मुख्य बीम से लटका हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के शिल्पकारों ने काउंटर वेट यानी समान भार संतुलन की एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसमें मंदिर की छत का पूरा वजन आसपास के मजबूत खंभों पर बढ़ जाता है और यह खंबा एक झूमर की तरह छत से बंधा रहता है। इस खंबे को छत के मुख्य पत्थरों के साथ इस तरह लॉक किया गया है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी
इसे बिल्कुल सीधा और स्थिर रखता है, भले ही इसका निचला हिस्सा जमीन को ना छूता हो। रामायण की मान्यताओं के अनुसार यही वो स्थान है जहां रावण से युद्ध के बाद घायल जटायु गिरे थे और भगवान राम को सीता हरण की दिशा बताई थी। लोगों की मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से कपड़ा अगर निकाल लें तो घर में सुख और समृद्धि आती है। लेपाक्षी का ये आकाश स्तंभ सिर्फ पत्थर का एक खंबा नहीं है, ये समय की छाती पर उकेरा गया भारत के स्वर्णिम ज्ञान का हस्ताक्षर है। घंटी बज गई है भैया, जाना है, लेकिन जाऊंगी तो दोबारा आऊंगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में। नमस्कार।